हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने स्टैटिक्स के दूसरे दिन पे कल अपनों ने जितना सीखा था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यदि आपने कल के क्लास को समय नहीं दे पाए या अच्छे से आप नहीं देख पाए तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि यदि यदि कल की क्लास को आपने नहीं देखा, आपने नहीं चेक किया तो फिर आज अपने को समस्या आएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की परेशानी आज की क्लास में आपको बना रहे। तो गुड इवनिंग जी। शुरुआत करते हैं अपने जो कल क्या सीखा था। सबसे पहले हमने कल सीखा था कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने के क्या तरीके अपने सामने रहते हैं। तो उस चीज के लेके हमने कहा कि आंकड़े हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राथमिक और फिर होता है द्वितीय। दोनों में से कोई भी प्राथमिक यानी प्रत्यक्ष रूप में आप आंकड़ों को तैयार करते हैं और दूसरा बना बनाए आंकड़ों का यूज करते हैं तो द्वितीयक आंकड़े। आंकड़े कोई भी हो, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने जो आएगा, सबसे पहले अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत या क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत के रूप में। जो वर्गीकृत आंकड़े आते हैं अपने पास में, अवर्गीकृत यानी बिखरे हुए रूप में, किसी एक आंकड़े का किसी दूसरे से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता। वर्गीकृत मतलब आपको एक टेबल, एक बंटन के रूप में आपके सामने आंकड़े रखे जाते हैं। वर्गीकृत में होता है वर्ग चिन्ह, बंटन। स्टैटिक्स में टेबल को आप बंटन के नाम से पढ़ेंगे। क्लास मार्क, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपने पास में, यहां पर है वर्ग बंटन। वर्ग बंटन फिर दो प्रकार के, ऊपर मैं रिपीट करना चाहूंगा। यदि आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एफ कॉलम के साथ में अगर एक्स बना हुआ है तो वो कहलाता है आपका वर्ग बंटन। लेकिन यदि एफ कॉलम के साथ में अगर आपका वर्ग बना हुआ है तो वो आपका कहलाता है क्या, वर्ग बंटन। लेकिन ये वर्ग वाले दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम पहले कहते हैं सतत वर्ग बंटन, जिसको अपवर्जी। अनक्लूसिव की बात करें अपने पास में, या यहां पर कहेंगे असतत वर्ग बंटन। जिसको हम या समावेशी के नाम से पढ़ेंगे। इंक्लूसिव की बात हो रही है अपने पास में। होता विशेष क्या होता है कि सतत के अंदर पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट होती है। पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो यह कहलाता है अपने पास में सतत। और इसके साथ आपका दूसरा कॉलम एफ दिया होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा होता है कि पहले वर्ग की जो उच्च सीमा अपर लिमिट होती है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा जैसी नहीं होती, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसको कहते हैं असतत या समावेशी। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाएगा, आगे पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी इस पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन से सीधा सीधा नहीं कर पाएंगे। इसे हल करने के लिए आप पहले उसे सतत में लेके आएंगे। ये कैसे लेके आना, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके आपने कल ये पढ़े थे और कुछ शब्दावली आप लेके चले थे जिनको हम आज पढ़ेंगे साथ साथ में। तो आगे की शुरुआत करें उससे पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कल का जो आपने ने पढ़ा तो इतना, उसके लिए मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आपको, पेज नंबर 5 तक के बी भाग से, जहां से शुरू होता है, जो चार्ट को चित्रों के द्वारा या आंकड़ों को चित्रों के द्वारा अपने पास या ग्राफिकल जो डाटा है उसके बारे में हमने बात करना है आज। उससे पहले जितना भी आपने पढ़ा, यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप नहीं हैं, हाँ जी बिल्कुल यही है, तो उसके बाद में अगर आपको वहां तक कोई डाउट रहा है तो मेरे से जरूर डिस्कस करें। और अगर नहीं रहा है तो फिर आपने उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड भाग करने जा रहे हैं, चार्ट को लेते हुए। बताएं थोड़ा सा। चलो बढ़िया है। नो डाउट तो आप ये भी कह सकते हो कि शायद पढ़ने का टाइम ना मिला हो आपको, है ना। पूछे क्या, जब हमने पढ़ा ही नहीं तो वो एक अलग बात है। अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि पर डे
ऐसा दिन नहीं जाएगा आपके लिए कि मैं आपको आगे का मैटर ना करवाऊं। इसलिए प्रतिदिन का काम प्रत्येक दिन करते चलिएगा, आप उसे मिस मत कीजिए। एक दिन भी अगर आपने पेंडिंग छोड़ा तो फिर 2-3 दिनों का काम कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास में। देखो, मैं अलग से किसी प्रकार के मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगा, इसलिए क्लास पे अगर कोई डाउट रहता है वो केवल डिस्कस करेंगे मेरे से। आयतचित्र, दंड आरेख या स्तंभ आरेख की बात करते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज अपने क्या सीखने जा रहे हैं कि कल आपने टेबल के रूप में अपने आंकड़ों को रखना सीखा था। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि आंकड़ों को डायग्राम के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो मैं यहां पर अभी फिलहाल आपके सामने 3 प्रकार नाम रख रहा हूं अपने पास में। आयतचित्र यानी हिस्टोग्राम, दंड आरेख या स्तंभ आरेख, बार ग्राफ की बात हो रही है, बारंबारता बहुभुज आलेख यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात हो रही है अपने पास। अब इन तीनों को समझिएगा। अगर आप अपना रफ वर्क साथ में लेके बैठे हैं तो डायग्राम साथ साथ बनाते चलिएगा, और अगर डायग्राम बनाने के लिए रफ वर्क आपके पास में किसी प्रकार से अभी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप इसे दोबारा नोट डाउन करेंगे। करना जरूरी है क्योंकि मैंने जो आपको सीट उपलब्ध करवाई है उसमें मैंने केवल और केवल सभी डायग्राम के नाम दे रखे हैं, डायग्राम नहीं बने हुए, इसलिए बनाना जरूरी है और आप बनाएंगे साथ साथ इनको। सबसे पहले हम आयतचित्र की बात करते हैं। डायग्राम बनाते समय मेरी जो स्टेटमेंट है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आप ये कहते हैं कि इस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हैं, और इसे डायग्राम को समझने से पहले याददाश्त में लेके आइए कि स्कूल स्तर पर आपने ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनाते हैं तो 2 अक्ष होते हैं अपने पास में। ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है या जो स्लिपिंग लाइन होती है, उसे आप कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और जो स्टैंडिंग लाइन जो लाइन होती है उसको आप कहते हैं क्या, वाई अक्ष कहते हैं। लेकिन एक्स और वाई अक्ष दोनों जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन हम ग्राफ के बारे में इतना बात नहीं करने जा रहे, हम ये कहने जा रहे हैं कि आपके ग्राफ के 2 अक्ष हम यूज करेंगे, एक एक्स करेंगे और एक वाई करेंगे। कैसे? मान लीजिए हमने इस प्रकार के कोई एक डायग्राम बनाया, तो आप देखेंगे कि इस डायग्राम को बनाते समय आपने दोनों अक्षों का यूज किया है। आपने आधार जो लिया है वो एक्स अक्ष पे लिया है और ऊंचाई जो है वो वाई अक्ष पे। तो इस प्रकार का डायग्राम आपके ग्राफ के अंदर ही बनते चलेंगे, लेकिन सारे के सारे डायग्राम ग्राफ के अंदर बनते हैं, जिससे कुछ प्रॉपर्टी के बने क्वेश्चन करने होते हैं और उनको आपने क्लियर करना होता है। तो आइए अपने सबसे पहले शुरुआत करें आयत चित्र की। क्या देखिएगा, एक समान चौड़ाई, एक समान चौड़ाई, अलग अलग ऊंचाई और स्तंभों के बीच में किसी प्रकार की दूरी ना हो तो वो कहलाता है आयत चित्र। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। हिस्टोग्राम के लिए आपने क्या कहा, एक समान चौड़ाई, अलग अलग ऊंचाई, स्तंभों के बीच में किसी प्रकार का स्पेस ना हो तो कहलाता है आयत चित्र, हिस्टोग्राम अपना। आइए बार ग्राफ पे आते हैं। क्या है बार ग्राफ? तो मैं जैसे जैसे क्लास चल रही है मैं एक समय के जरूर पूछूंगा कि आप अपना कितना वर्क करें कितना नहीं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। दोनों बातें होनी चाहिए कि या तो पॉसिबल हो तो आप अभी नोट डाउन करते रहिए, डायग्राम बना हुआ जरूरी है। आपकी सीट में डायग्राम नहीं बना क्योंकि एक ऐसा समय भी कभी कभार होता है कि आप तुरंत क्लास को नहीं देख पाते, लेकिन सीट आपके हाथ में होगी, उसके डायग्राम जरूर मेंशन करके रखेंगे। दंड आरेख या स्तंभ आरेख में एक समान चौड़ाई, एक समान चौड़ाई, अलग अलग ऊंचाई और स्तंभों के बीच में एक समान दूरी छोड़ी जाए तो वो डायग्राम कहलाता है आपका क्या, दंड आरेख। मैं रिपीट करने जा रहा हूं मेरी बात को, एक समान चौड़ाई, अलग अलग ऊंचाई, दंडों के बीच में एक समान दूरी छोड़ी जाए तो वो कहलाता है दंड या स्तंभ आरेख या बार ग्राफ कहलाता है। आपके सामने एक बहुदंडीय आरेख का नाम भी आएगा। बहुदंडीय का मतलब होता है कि उसके अंदर एक ही साथ में 2-2, 3-3 स्तंभ बने हुए होंगे, तब जाके आपको कैलकुलेट। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आरपीएससी का आपका टारगेट हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, जब भी आपके जहां पर ग्राफिकल मेथड की बात आ जाती है तो वहां पर हमेशा और हमेशा 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपके डायग्राम की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे,
या उन पे बने आंकड़े सेट किए जाते हैं, जिसको हम रनिंग में डीआई के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। डीआई सिर्फ पाई चार्ट को नहीं कहा जाता, अलग अलग प्रकार के जितने भी चार्ट है सबको डीआई के रूप में रखा जा सकता है। इसलिए आज मैं पहले प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, हम डीआई वाला पार्ट चैप्टर ये खत्म होने के लास्ट भाग में जाके करेंगे, तो अभी मैं डीआई नहीं करवा रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो भी डायग्राम बनाते हैं, जिन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उस पर हम बात करेंगे। आपके एग्जाम का मैं एक क्वेश्चन मेंशन करना चाहूंगा मैं आपके बीच में, मे बी शायद 2011 का, केवल इतना कहा गया कि वह रेखा चित्र जिससे माध्यिका प्राप्त की जा सकती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बीच में रखा है, और मैं पहले नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि अगर आपका इसका जवाब नहीं पता होगा तो मेरी क्लास पूरी की पूरी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सोचने में लगे रहेंगे कि पता नहीं इसका जवाब क्या है, और इसका जवाब आज के दिन में अभी मिलने वाला है, इसलिए इसको केवल देखते चलिएगा। तो पहला हुआ, ये दूसरा डायग्राम हुआ। आइए अपने तीसरे डायग्राम पे, तीसरा डायग्राम बनाते हैं अपने इस प्रकार से। आप देखेंगे कि मैं बिना बोले अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो आप कहेंगे कि या तो सर गलती से रिपीट कर रहे हैं, और या ध्यान नहीं जा रहा कि वो कौन सा डायग्राम बना रहे हैं। मैंने जैसे मेरा डायग्राम बना के खत्म किया, आपको तुरंत अंदाजा चला कि जी हमने तो केवल और केवल पहला डायग्राम रिपीट कर दिया, और यहीं से इसकी ध्यान रखना है। क्या? तो बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में कुछ बातें सुनिएगा, और एक स्टेटमेंट कॉमन सी जो ध्यान रखिएगा। क्या? बिल्कुल, नमस्ते जी। अभी आएंगे चार्ट आपके, मेरे को चार्ट का एक जो डायग्राम बना रहा हूं बड़े सुंदर बन रहे। अच्छी बात तो ये है कि आज अच्छा बन रहा है डायग्राम, नहीं तो कभी चौड़ाई कम ज्यादा हो जाती है। आज ये है कि सारे के सारे एक समान चौड़ाई बन रहे। अब आते हैं अपने, मैं बात कर रहा हूं बारंबारता बहुभुज आलेख की। आयत चित्र या दंड आरेख या स्वतंत्र रूप से, लेकिन इतनी बात को मैं नहीं पढ़ूंगा, फिलहाल मैं इतना कहता हूं, आयत चित्र या दंड आरेख के प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष भाग के मध्य पॉइंट को नामांकित करके अगर मिलाते हैं तो आपको बारंबारता बहुभुज आरेख प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बोल गए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। मैंने ये कहा कि आप या तो अपना आयत चित्र बना लो या अपना दंड आरेख बना लीजिएगा, भी आप हिस्टोग्राम या बार ग्राफ दोनों में से कोई भी एक बना लीजिएगा। बनाने के बाद में उसके शीर्ष पॉइंट यानी उसके ऊपरी भाग के स्तंभ के बिल्कुल मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया ए, इसका मिड पॉइंट हो गया बी, इसका मिड पॉइंट हो गया सी, इसका मिड पॉइंट हो गया डी। अब इन मिड पॉइंट को जब आप मिला देंगे और इस प्रकार से जब आप एक डायग्राम प्राप्त करेंगे तो वो डायग्राम आपका कहलाएगा क्या? बारंबारता बहुभुज आलेख कहलाएगा। पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट किसी भी बड़े एग्जाम के अंदर हम आज बात करेंगे, टोटल 7 चार्ट बनेंगे, और आप ये देखेंगे कि इन 7 चार्ट में पाई चार्ट को ही सबसे ज्यादा क्यों उठाया जाता है, उसका कारण भी आप ही क्लियर कर देंगे, और कुछ बातें मैं आपको हेल्प करूंगा बताने में। और आप जब सारे चार्ट को एक साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के चार्ट को क्यों रखा जाता है हमारे सामने। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं तीसरे के बारे में। आयत चित्र या दंड आरेख के प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष भाग के मिड पॉइंट को नामांकित करके जब आप मिलाते हैं लाइनों के माध्यम से, तो जो आपको रूप प्राप्त होता है वो कहलाता है अपने पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी बारंबारता बहुभुज प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास में 3 डायग्राम प्राप्त हुए। अब बारी आती है कि इनमें फर्क क्या है, और अब बारी ये आती है कि इनमें क्या पूछा जा सकता है। और जैसा मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने एक कमेंट देखा कि जी ये जो पॉइंट करवाए वो सिलेबस में नहीं है, तो एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि या तो आपने सिलेबस को अच्छे से चेक नहीं किया होगा, कभी कभार आपने इस कम अनुभव की वजह से आप ये कह सकते हैं बात, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा अनुभव है आप और आप दूसरों को कहीं ना कहीं इस गुमराह करने का प्रयास करें। तो जो भी इस प्रकार का कमेंट करते हैं वो या तो पर्सनली मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं उनको क्लियर कर दूंगा, बाकायदा कौन कौन से प्रश्न किस भाग से उठाएं ये भी मैं बता दूंगा। इतना समय नहीं है कि मैं फालतू का ज्ञान दूं या फालतू की बातें बताऊं, क्योंकि अपने पास बहुत लिमिटेड समय है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। मैं तो उनमें से भी केवल वो छोड़ते जा रहा हूं जो लग रहा है कि मुझे आपके आरपीएस या दिनेश बोर्ड ने इन चीजों को छोड़ दिया है या अभी तक नहीं उठाया है। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से विश्वास रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है। और आज के दिन में ही मैंने आपका एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम का बीच में छोड़ दिया, और जैसे ही चार्ट खत्म होगा आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इसी भाग में से उठाया गया था। तो आते हैं अपने पास में, मैं तीनों डायग्राम, अगर आप अपना नोट डाउन आप कर रहे हैं तो साथ साथ लिखते चलिएगा, और यदि नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, बाद में नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होगा आपको। तो अपने किसी ऑप्शन पे या क्वेश्चन पे चलें
उससे पहले कल आपने कुछ शब्दावली, कुछ डेफिनेशन यानी कुछ शब्दों को जाना था, उनको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले आता है अपने पास में वर्ग, क्लास की बात की थी। उसके बाद में आपने क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, जिसको आप किससे लिखते हैं, एक्स से। फिर उसके बाद में वर्ग की सीमाएं, क्लास लिमिट, और फिर आता है वर्ग अंतराल, जिसको आप एच से लिखते हैं, क्लास इंटरवल की बात हो रही है। उसके बाद में आपने आते हैं बारंबारता, बारंबारता को आप लिखते हैं किससे, एफ से। और उसके बाद में आपने लिखा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको आप लिखते हैं किससे, सीएफ से। और फिर लास्ट पॉइंट लिखा था आपने प्रास या प्रेशर, जिसको आप लिखते हैं किससे, आर से। तो ये कल बातें हुई थी। अगर आपने कल की क्लास देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब इन पॉइंटों को लेते हुए ले छोड़ रहा, बिल्कुल मैक्सिमम काम कर रहे हैं अपने पास में, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं कि अतिरिक्त चीजें पढ़ने का कहां समय है अपने को। जितना जो सिलेबस में दे रखा है, जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, केवल उतना ही पढ़ेंगे। फालतू ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ज्ञान लेना है फालतू का। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं कि क्या आप दोनों डायग्राम को जब देखते हैं, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, दोनों में फर्क क्या है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो इस फर्क के बारे में अपने बात करें क्या। एक सेकंड, थोड़ा सा, ठीक है। क्या देखें दोनों में फर्क क्या है, तो आप बड़े आसान तरीके से कहेंगे कि जी इनके स्तंभों के बीच में तो स्पेस है नहीं और इनके बीच में स्पेस आ जाता है। तो बीच में स्पेस आ गया तो आपका दंडारेख, और स्पेस नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, आयत चित्र। अच्छा, समानताएं क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं, क्या इनमें सिमिलरिटी है, तो उसमें हम बात करेंगे। इसका प्रत्येक स्तंभ है वो एक समान चौड़ाई रखता है। अगर यहां पर 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। यही बात यहां पर होती है। अगर ये 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई तो इसकी चौड़ाई भी 7, इसकी भी 7 और इसकी भी 7। दोनों में चौड़ाई इक्वल रहती है। पहले स्तंभ की जो चौड़ाई होगी वो अंतिम स्तंभ तक चलती है। ऊंचाई की बात करें तो कभी किसी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता। ये इसमें भी होता है और ये इसमें भी होता है। तो 3 पॉइंट होते हैं, 3 में से 2 सिमिलर है और एक डिफरेंस है अपने पास में। सिमिलर की बात करें, चौड़ाई इक्वल रहती है, ऊंचाई अलग अलग रहती है, ये दोनों में बातें। लेकिन स्तंभों में बीच में स्पेस नहीं आया तो आयत चित्र, हिस्टोग्राम की बात, और अगर स्पेस आ गया तो आप दंड यानी बार ग्राफ की बात कर रहे होंगे। अब आते हैं अपने पास में, मैं अधीनस्थ बोर्ड का एक क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। बताइएगा कि 2 ही ऑप्शन है, एक आयत है और एक दंड ऑप्शन, और 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया जो मैं भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन आया था, वह रेखा चित्र या वह चित्र जिसके स्तंभों की चौड़ाई समान रखते हुए ऊंचाई अलग अलग रूप में रखी जाती है तथा स्तंभों के बीच में एक समान दूरी बनी रहती है, कहलाता है। बिल्कुल अपना, जैसे मैंने कहा कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, राजस्थान बोर्ड का ये क्वेश्चन था अपने पास में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने क्या कहा कि स्तंभों की चौड़ाई बराबर, ऊंचाई अलग अलग, लेकिन स्तंभों के बीच में समान दूरी की बात हुई। जैसे ही आपने स्पेस आने की बात कह दी तो आपका जो डायग्राम बन जाता है वो क्या बन जाता है, दंड आरेख। लेकिन एक बार एग्जाम के अंदर दंड आरेख ऑप्शन में लिखा हुआ था, और जब इस क्वेश्चन को दूसरी बार रिपीट किया गया था लगभग 2012 के आसपास में, तब वहां पर दंड आरेख ना देके उसकी जगह वहां लिखा था स्तंभ आरेख। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का मतलब सिर्फ बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ आपके 2 ऑप्शन में नहीं मेंशन करें, इसलिए एक ही ऑप्शन बना रहेगा। तो ये हुआ दंड आरेख। ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब अपना हेडिंग डालिए। सेट के अंदर डायग्राम के सिर्फ नाम है, उनके प्रॉपर्टी और उनके चित्र नहीं है, और वो मैं लिखवाने का आपको काम कर रहा हूं आज। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं आयत चित्र या हिस्टोग्राम। क्योंकि क्लास अपने लाइव के रूप में है इसलिए आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई चीज मिस हुई इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा उन शब्दों को, क्या, ताकि अपना समय बचा रहे। सबसे पहले हेडिंग है आयत चित्र। आयत चित्र में आपने डेफिनेशन, आपने परिभाषा बता दी। क्या एक समान चौड़ाई, अलग अलग ऊंचाई, स्तंभों के बीच में किसी प्रकार की दूरी ना हो तो कहलाता है आयत चित्र। अब अपने क्वेश्चन आइए जी। अगर आप लिखने का काम करें तो मैं ये कहूंगा कि अब यहां लिखना रोकिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखने का काम दोबारा करेंगे आप।
यहां से मेरा पहला क्वेश्चन, आपके पास में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑप्शन दे दिए, जबकि 7 ऑप्शन तो बैंकिंग में भी नहीं आते, फिर भी मैंने 7 ऑप्शन दे रखे। आपके इन 7 में से किसी एक ऑप्शन को उठाना है और मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आयत चित्र बनाते समय एक्स अक्ष पे किसे दर्शाया जाता है? आयत चित्र बनाते समय एक्स अक्ष पे किसे दर्शाया जाता है? और आपने अभी बात की थी कि आपका जो ऐसे ग्राफ बनता है तो ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है, और इस पे आपने ये डायग्राम बना रखा है, और उसने ये पूछा कि जब आप एक्स अक्ष बनाओगे तो उस पे क्या दर्शाया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूं क्या करें। हाँ कोई बात नहीं, सुनते रहिएगा, समझते, सुनना नहीं है खाली समझना भी है। लेकिन मुझे बताइए जल्दी से पहले क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा हूं। आपके तुक्के लगाने के लिए आपके पास में 7 ऑप्शन है, इन 7 में से जो सही लगे उसे टिक कर सकते हैं आप। वर्ग पहला ऑप्शन अपने पास में, कैसे देखिएगा, मैं एक डायग्राम के रूप में बात करना चाहूंगा, एक टेबल सॉरी बंटन के रूप में। आपने एक क्वेश्चन लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा वर्ग है। और फ्रीक्वेंसी बारंबारता भी ले लेते हैं, बारंबारता को आवर्ती कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान। ये 2 5 7 3, ये हमारा एक क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन का चार्ट बनाना है आपको, तो इस क्वेश्चन का आयत चित्र बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपना डायग्राम लिया, यहां 0 होता है। अब इसमें नीचे की बात करें तो ये पॉइंट पहला 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 और फिर 40। अब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, बारंबारता मैक्सिमम 7 है तो आप एक एक करके ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपने पास में। अब पहला जो दंड है वो 2 तक जाएगा, तो 0 से 10 की जो ऊंचाई है वो 2 है, 0 से 10 की ऊंचाई जो है वो 2 आया, ये हमारा पहला डायग्राम। फिर 10 से 20 की जो है वो 5 बताया अपने को, 10 से 20 वाले की ऊंचाई जो है वो 5 बताया है, तो ये 10 से 20 वाले की ऊंचाई जो है वो 5 है। फिर 20 से 30 की ऊंचाई है वो 7 है, 20 से 30 वाले की जो ऊंचाई है वो 7 बता रखी है आपने। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने पास में, 30 से 40 की ऊंचाई है वो 3 है, 30 से 40 की जो ऊंचाई है वो 3 है अपने पास में। ये अपने अलग अलग दंड बना दिए। अब आइए अपने क्रम से बात करते हैं, और क्रम से बात करें तो सबसे पहली चीज, हाँ जी गुड इवनिंग जी, अब क्या मतलब है, देखो अधूरी बातें, और स्पीकर में क्या इश्यू है बताओ मुझे, और लाइव क्लास के अंदर अगर कोई चीज इश्यू आता है तो पूरी बात लिख दिया करो ताकि मैं समझ पाऊं आपके। यहां पर आइए, सबसे पहले आपने अपना अपना पहला प्रश्न सुनिए। आपने कहा था कि जब आप आयत चित्र बनाते हो तो एक्स अक्ष पे किसे दर्शाते हो, और आप देखेंगे कि एक्स अक्ष पे आ रहा है 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 30 और 40, ये किसके मान है आप देखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मान सीधे सीधे हैं अपने पास में, किसके, वर्ग के। तो आपका पहला क्वेश्चन सीधा सीधा जा रहा है, और जैसा मैंने कहा कि नंबर के साथ में मैं क्वेश्चन बोलता चलूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि आयत चित्र बनाते समय एक्स अक्ष पे सदैव और सदैव वर्ग दर्शाए जाते हैं, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, जब आप आयत चित्र बनाते हैं तो उनके स्तंभों की चौड़ाई किसके बराबर होती है, या स्तंभों की चौड़ाई किस पर निर्भर रहती है, ये आपके फिर 7 ऑप्शन है। आयत चित्र के प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई होती है वो किस पर निर्भर रहती है, ये क्वेश्चन आपने नंबर सेकंड पूछा, और सेकंड क्वेश्चन के फिर से 7 ऑप्शन आपने पास में, यानी प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई, प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो किसके बराबर में है, ये आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो बताएं अपनी समझ से, जैसा भी जानते हैं इन 7 में से किसी एक ऑप्शन को उठाइएगा कि आयत चित्र बनाते समय प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो किस पर निर्भर रहती है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, एच यानी क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल, यानी जो क्लास इंटरवल की बात हो रही है अपने पास में। देखो आप यहां देख सकते हैं, देखो आपने जो स्तंभ बना रखा है, ये पहला स्तंभ है, इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक चौड़ाई है, और ये पॉइंट कहां से चला, 0 से लेके कहां तक चला है, 10 तक, इसका मतलब इसका बीच का जो गैप है वो 10 हुआ।
फिर ये जो चला वो कहां से चला, तो वो जो दूसरा पॉइंट है वो अपने पास में चला है 10 से 20 तक चला है। अब 10 से 20 चला है तो इनके बीच का गैप भी तो कितना है, 10 है। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा पॉइंट चलता है वो 30 से 40 चलता है और इसके बीच का गैप भी तो कितना है, 10 है। और इसी प्रकार से लास्ट पॉइंट आपने देखा कि इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 10। आपको समझना होगा, अच्छे से जानकारी होगी कि ये जो आपका 10 है वो यहां से प्राप्त हो रहा है, यानी इनके बीच का जो गैप होता है वही चौड़ाई बताता है। और इन दोनों का लोअर और अपर लिमिट का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो कहलाता है कि अपने पास में वर्ग अंतराल, जिसको आप h से लिखते हैं। तो ये जो चौड़ाई होती है वो हमारी निर्भर करती है किस पे, h पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में भी मेरे ख्याल से 2 घंटे ही जाएगी, क्योंकि चार्ट अपनी कंप्लीट ही करेंगे। जब तक चार्ट का काम कंप्लीट नहीं होगा, अभी हम पहले चार्ट पे घूम रहे हैं, पहले की प्रॉपर्टी करें और ऐसे 7 चार्ट अपने को कंप्लीट करने। समय मैं देख के पढ़ाता नहीं और आपको भी मैं कहूंगा कि समय देख के मत पढ़िए। हमने जो टारगेट लिया एक दिन वो काम पूरा हो जाए। आज हमारे 5वें पेज का जो बी पॉइंट है वो पूरा हो जाएगा। सेट में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ आज सीखने के और करने के लिए। तो ये अपने पास में एच, मैं देख पा रहा हूं कि आपका ज्यादातर आंसर एच नहीं आया था। तो इसका मतलब आप अभी चैप्टर के शुरुआती पॉइंटों में अटक रहे हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, स्टैटिक्स के जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी अजीब रहती है और वैसा शानदार और आसान पर्सन नहीं मिलेगा जैसा आपने स्कूल में सीखा था। इसलिए प्रत्येक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनेगा और आपको अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, जैसा भी है, फ्री टाइम है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन क्लास सही प्रॉपर चलिए अपना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए तीसरे क्वेश्चन पे। आयत चित्र बनाते समय प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है। आयत चित्र बनाते समय प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन वो फिर साथ आपके सामने है, एफ है, सी एफ है, आर है, एक्स है, एच है। वर्ग और वर्ग की सीमाएं भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रतीक या सिंबल होता नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन मैं देख पा रहा हूं एफ आ रहा है अपने पास में। कैसे देखिएगा, यहां पर डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम को बार बार लेके आइए आप। तो आप देखेंगे कि पहला स्तंभ 0 से 10 है, इसकी ऊंचाई कहां पर आके रुकी, क्या जी 2 पे आके रुकी। अच्छा, 2 पे क्यों रुके आप, क्या जी इसके बारंबारता 2 थी। और दूसरे की जो ऊंचाई है वो कहां जाके रुकी, वो 5 पे जाके रुकी। और 5 पे क्यों रुकी, क्योंकि इसके बारंबारता 5 है। और तीसरे की ऊंचाई कहां तक गई, 7 तक। और 7 क्या उसके बारंबारता। और चौथे की ऊंचाई 3 पे, और 3 हमारी क्या है, बारंबारता। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक स्तंभ की जो ऊंचाई होती है वो किस पर निर्भर करती है, एफ यानी बारंबारता पे निर्भर करती है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई जो है वो किस पे निर्भर करती है, एफ पे। बिल्कुल बढ़िया से ही जा रहे हैं अपने पास। तो ये अब तक के 3 क्वेश्चन अपने आयत चित्र पे। मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आया था कि एक्स अक्ष पे किसे दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे कि जी वर्ग को दर्शाते हैं। चौड़ाई किस पर निर्भर करते हैं, तो कहेंगे एच पर निर्भर करती है। ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, कि जी वो एफ पे। एफ यानी बारंबारता या आवर्ती, दोनों शब्दों का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ये तो ही बात यहां तक की। अब बात आती है कि जब आपने आयत चित्र बनाया, तो आपके सामने 4 स्तंभ आए, एक ए, ये बी स्तंभ, ये सी और ये डी। तो अब यहां से सुनिएगा, जो मैं पहला स्टेटमेंट और उसके साथ 2 ऑप्शन नंबर बोल रहा हूं, दोनों में से किसे टिक करना वो आप बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आयत चित्र की ऊंचाई होती है, सॉरी आयत चित्र के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई होती है। ये पहला क्वेश्चन, इसके 2 ऑप्शन सुनिएगा। पहला वो कहता है कि बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती और बारंबारता के समानुपाती। तो आपका दोनों ऑप्शन है, बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आता है बारंबारता के समानुपाती। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बकायदा पूरा अच्छे से। आयत चित्र के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई होती है। आपने एक चीज तो क्लियर कर दिया, क्या कि ऐसे क्वेश्चन में ऊंचाई की बात हुई तो एफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। एक्स लिखा है, कुछ और लिखा है, तो उसको हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एफ। तो आपके 2 ऑप्शन तो कटेंगे, सीधे सीधे बचेंगे 2, और 2 एफ वाले बचेंगे। तो उसमें क्या होगा, या तो वो कहता है एफ के समानुपाती, या होता है एक्स एफ के व्युत्क्रमानुपाती।
मल्टीपल इनवर्स की बात हो रही है अपने पास में, व्युत्क्रमानुपाती। अब सुनिएगा क्या मतलब है। सबसे पहले आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप बी नंबर ऑप्शन पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो समझ नहीं पाए उनका थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या होता है इनका मतलब। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपकी दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, यदि आप एक वैल्यू को घटाते हैं तो आपकी दूसरी वैल्यू भी घटती है, यह कहलाता है समानुपाती संबंध। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, मार्केट में आप कुछ किलोग्राम या क्वांटिटी लेकर चलते हैं, आप मार्केट में गए 5 किलो चीनी लेने गए थे, कुछ राशि आपने अपने पास में रखी, लेकिन जैसे आप 5 किलो चीनी खरीदना जा रहे थे या खरीद रहे थे, उसी समय तुरंत एक मैसेज मिलता है कि नहीं जी 5 की बजाय आप 8 किलो चीनी लेके आइएगा। तो पहले प्लान था 5 किलो लेने का और 5 की बजाय आपने 8 किलो चीनी ली, तो इससे क्या हुआ कि आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। 5 की बजाय जब 8 किलो चीनी ले रहे हो तो क्या आपकी जेब से लगने वाली राशि भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप तुरंत कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ी? उसका कारण है कि हमने क्वांटिटी बढ़ा दी। जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो आपका मूल्य भी बढ़ेगा। लेकिन यदि वहीं पे 5 किलो की जगह इन लास्ट पॉइंट पे जाके ये सूचना मिलती है कि केवल 2 किलो से काम चल जाएगा, उस केस के अंदर आप 5 के बजाय 2 किलो लेंगे, तो वहां से उसके क्या होगी कि आपने क्वांटिटी कम की, और क्वांटिटी कम की तो उसका रेट भी क्या होगा, कम लगेगा। तो ये यही बात ध्यान रखना है, एक वैल्यू बढ़ाते हो तो दूसरी भी बढ़ती है और एक घटाते हो तो दूसरी भी घटती है, यह संबंध कहलाता है क्या, आपका समानुपाती संबंध। लेकिन यदि आप एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी घटती है और एक घटाते हैं तो दूसरी बढ़ती है, यह संबंध कहलाता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या होता है इसका भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। आप सुबह के टाइम में अपने घर से क्लास के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन आपको देरी हो रही थी। अब क्योंकि देरी हो रही थी, उस केस के अंदर आपको समय कम है वहां पहुंचने पे लिए, और समय कम है तो आप क्या करेंगे, उस कम समय में पहुंचने के लिए आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। किसी भी व्हीकल पे आ रहे तो उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। अच्छा, स्पीड क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आप बड़े अच्छे से जानते कि अगर हमने स्पीड ज्यादा रखी तो समय कम लगेगा। लेकिन यदि हम शाम को वापस घर आ रहे थे, किसी प्रकार की कोई देरी नहीं थी, बड़े अच्छे मूड में, अच्छा मौसम था, आराम से अपना व्हीकल धीरे धीरे चला रहे थे, और आप अच्छे से जानते कि इस प्रकार से गति रखेंगे तो हमें घर पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि आप जानते कि घर और स्कूल क्लास के बीच की दूरी तो कम ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन आते टाइम हमने स्पीड ज्यादा रखी तो समय कम लगा, जाते टाइम हमने अगर स्पीड कम रखा तो समय ज्यादा लगा। और आप देखेंगे कि जैसे आपने स्पीड बढ़ाई समय कम लगा, जैसे आपने स्पीड कम की समय ज्यादा लगा। यह संबंध कहलाता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती। और मैंने आपसे पूछा कि आयत चित्र के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कैसे होती है, तो आपने ये तो जरूर कहा था कि ऊंचाई f पर निर्भर करती है, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखा कि इस प्रकार से क्या कि दिए गए, अगर मैं यहां से मैं बात करूं, इस टेबल को बंडन को देखिएगा, रिदर टेबल को देखिए, क्या आपने तीसरे स्तंभ की ऊंचाई वो सबसे ज्यादा नहीं है? उसका कारण क्या है कि जी उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा होगी, उस स्तंभ की ऊंचाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जिसकी बारंबारता कम होगी, उस स्तंभ की ऊंचाई भी तो क्या होगी, कम। बारंबारता ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा, बारंबारता कम, ऊंचाई कम, तो यह संबंध क्या हुआ अपने पास में, कहलाया क्या, बारंबारता के समानुपाती। मैंने ऑप्शन पहले कुछ और बोले थे, लिख कुछ और दिया था। हाँ, गोलगप्पे वाला बिल्कुल ठीक, बढ़िया है, वो जरूर खा लिया करो। फिश भले अपने किसी दिन लेट सेट कर दे, लेकिन गोलगप्पे टाइम टू टाइम खाने चाहिए अपने को। आइए, एफ के समानुपाती, एफ के व्युत्क्रमानुपाती, ये आयतचित्र के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई होती है अपने पास में। तो इसी क्वेश्चन को एक दूसरी लैंग्वेज में और लिख दिया जाता है आपके सामने, तो ध्यान दीजिएगा दूसरी लैंग्वेज क्या होता है। आयतचित्र के प्रत्येक स्तंभ का जो क्षेत्रफल होता है, यही दो ऑप्शन फिर है आपके सामने। आयत चित्र के जो प्रत्येक स्तंभ का वो क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि अब नाम आयत बोर्ड है और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं अच्छे से, लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों विमाओं का आपस में मल्टीपल गुणा करेंगे तो आप अपना क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो पीछे डायग्राम पे आइए, अगर ये हमारा डायग्राम आयत ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, तो जबकि आप देखेंगे सबकी चौड़ाई तो बराबर बराबर है, लेकिन फिर भी सबका क्षेत्रफल बराबर है नहीं है। चौड़ाई तो बराबर है लेकिन क्षेत्रफल बराबर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि ए वाले का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, एरिया सबसे कम होगा, और सी वाले का एरिया सबसे ज्यादा होगा। उसका कारण यह है कि इस स्तंभ की ऊंचाई जो है वो कम है।
जबकि इस स्तंभ की ऊंचाई वो सबसे ज्यादा, और ये किस पर निर्भर करता है, बारंबारता पे। तो क्या मैं ये बता सकता हूं, उस डायग्राम को देखे बिना मैं यहां से बता सकता हूं कि इसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा और इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। ये देखने के लिए आपने ध्यान किसका रखा, केवल बारंबारता का। और आप देख पाए कि इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए क्षेत्रफल कम, और इसकी ज्यादा है तो क्षेत्रफल है ज्यादा। तो ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे कि आयतचित्र की ऊंचाई और क्षेत्रफल सदैव और सदैव निर्भर करता है किसके, बारंबारता के। लेकिन बारंबारता का रिलेशन दो होते हैं, एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको समानुपाती पे टिक करना है। हाँ बिल्कुल, ये वो अपने पास में क्वेश्चन नंबर। अब तक के मैं आयतचित्र पे 5 क्वेश्चन पढ़ चुका हूं और पांचों को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। आपको जरूर लग रहा होगा कि आज समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन जरूर समय लगाना है आज के दिन में। ये इसलिए लगाना है क्योंकि इन पे बना सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा, और ज्यादातर किसी गाइड के अंदर आपको एक क्रम के अंदर ये क्वेश्चन कभी भी व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलेंगे। आज की क्लास आपको हमेशा पेपर के दौरान, पेपर तक आपको याददाश्त में बनी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिस्टोग्राम आयतचित्र की, पहला मैंने पूछा कि एक्स अक्ष पे क्या दर्शाते, तो आपने तुरंत कहा था कि जी वर्ग आएंगे। चौड़ाई किस पर निर्भर करती है कि जी एच यानी उनके वर्ग अंतराल पे। ऊंचाई किस पर निर्भर करती है कि जी बारंबारता फ्रीक्वेंसी पे। प्रत्येक के ऊंचाई और प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होता है, बारंबारता के समानुपाती होते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कैरी करेंगे सीधे सीधे आपके आयत चित्र के साथ साथ किस पे आ जाएंगे, बार ग्राफ पर भी आएंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ पर एक समान बात है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर स्तंभों के बीच में दूरी है और यहां नहीं है। यहां पर भी अभी यही बात कहेंगे कि एक्स अक्ष पे कौन आएगा, कि जी वर्ग आएगा। चौड़ाई किस पर निर्भर करेगी, कि जी वो तो वर्ग अंतराल पे करेगी अपने पास में। और ऊंचाई किस पर निर्भर करेगी, वो बारंबारता पे। किस स्तंभ की ऊंचाई ज्यादा होगी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा। किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा। यानी वो पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी पे आके हैं जी। हाँ बिल्कुल सही, तो ये अपने पास में बार ग्राफ। तो ये बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन में बहुभुज आरेख यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करूं तो अंदर अलग से विशेष कुछ नहीं है, केवल इसकी पहचान के साथ ही अभी तक राजस्थान बोर्ड 2 बार क्वेश्चन बना पाया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पर आइए बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बोलना चाहूंगा और विद ऑप्शन लिखना चाहूंगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो। जैसे आपने बहुभुज आरेख की क्वेश्चन आता है, बहुभुज आरेख पॉलीगन प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। हमारे सामने पहला ऑप्शन आता है आयत चित्र से, बी ऑप्शन आता है दंड आरेख से, सी स्वतंत्र रूप से, डी उपरोक्त सभी। जो भी आपको सही लगे किसी एक ऑप्शन को मार्क जरूर करें। क्या आपने तीसरा जो डायग्राम प्राप्त किया है, वो तीसरा डायग्राम है वो किससे प्राप्त किया जाता है। हालांकि मैं सारे में कुछ बता चुका था या पहले स्टेटमेंट में बोल भी चुका था, पर आपकी याददाश्त में वो बात रही कि नहीं, वो चीज देखते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये जो डायग्राम है वो आपको किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो जो बहुभुज आरेख है वो आयतचित्र से मिलेगा, दंड से मिलेगा, स्वतंत्र या उपरोक्त सभी में से जो भी किसी एक ऑप्शन पे जाना है। जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए आया अभी तक फिलहाल, ऑप्शन बी आया, बिल्कुल लगाते रहिए तो क्या बड़े शानदार तरीके से। जबकि मैं बात करना चाहूंगा क्या, पहला आप ये डायग्राम बना सकते हैं, और ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इनका पूरा मिड पॉइंट यूज करना है। मिड पॉइंट लेके आप इसे डायग्राम प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका बन जाता है क्या, एक किससे प्राप्त किया, बहुभुज आरेख। लेकिन किससे प्राप्त किया, आपने कहा आयत चित्र से प्राप्त किया। चलिए हम और बात करते हैं। हमने इस प्रकार से दंड आरेख बनाया, और यहां पर भी प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष भाग को मार्क किया, फिर हमने मिला दिया। इससे हमें जो डायग्राम प्राप्त हुआ वो भी बहुभुज आरेख से प्राप्त हुआ, दंड आरेख से प्राप्त हुआ। और आपको ध्यान रखना है कि यह डायग्राम स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।
इसे हटा दीजिए, तब भी आपका क्या प्राप्त होता है, दंड आरेख प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आरेख होता है ये आयतचित्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, दंड आरेख से भी प्राप्त किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा था कि आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना चाहिए था। और आप एक अनुभव के साथ एग्जाम दे रहे हैं, इतनी बात तो जरूर ध्यान रखनी चाहिए थी कि जब आपका पहला और दूसरा सही हो चुका है तो आप दोनों में से किसी एक को तो उठा ही नहीं सकते ना। तो आप, क्योंकि आप पहला उठा रहे इसका मतलब दूसरे को गलत बोल रहे और दूसरा उठा रहे इसका मतलब पहले को गलत। और आपके 4 ऑप्शन में से 2 शत% सही आप ये जब जान गए तो फिर आपको उपरोक्त सभी के अलावा कोई ऑप्शन दिखना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि तीसरा हम भले हमारी समझ में नहीं हो, हमारी प्रैक्टिस में नहीं हो, लेकिन किसी एक ऑप्शन को नहीं नकारा जा सकता और 2 को यस नहीं किया जा सकता। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन आना चाहिए था उपरोक्त सभी। ये थी हुई बात दंड आरेख की। अब मैं वापस लेके आता हूं अपने इस आयत चित्र को और मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आप बहुभुज आरेख पे बड़े शानदार क्वेश्चन बनेंगे और देखते हैं कि आप कैसे कर पाएंगे उन प्रश्नों को। ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, 20, 30 और ये हुआ 40। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहले स्तंभ की आपने जो चौड़ाई या जो ऊंचाई बताई थी वो 2, तो ये 0 से 10 पहला स्तंभ बना। दूसरा 10 से 20 5, ये हमारा दूसरा स्तंभ हुआ। तीसरे की आपने 7 ऊंचाई बताई, ये हमारा तीसरा स्तंभ हुआ। और 30 से 40 जो कि अपने पास में 3, ये हमारा तीसरा स्तंभ हुआ। अब आ जाते हैं यहां पर। हाँ कोई बात नहीं, क्लियर हो गई ये चीजें अभी भी। और इतना तो हो रहा होगा कि जैसे जैसे आपका पहले के अनुभव में चीजें नहीं आ रही वो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कराने के बाद में या पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। इनको याद रखना बड़ा आसान रहेगा अगर आपने सही तरीके से एक सही क्रम में इनको समझा है तो। अब आपने एक डायग्राम बना लेते हैं बहुभुज आरेख, और मैं प्रत्येक स्तंभ के, ये पहला पॉइंट ए है, ये पहला पॉइंट बी है, ये पहला पॉइंट सी है और ये पहला पॉइंट डी है, सॉरी चौथा पॉइंट ए बी सी मिड पॉइंट। अब हमने इनको मिला दिया, ये हमारा डायग्राम प्राप्त हुआ। चलो ये तो हुआ अपने बहुभुज आरेख। अब मेरा पहला क्वेश्चन, अच्छे से सुनिएगा और किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना। मेरा पहला क्वेश्चन, अभी तक आपने जो 4 ऑप्शन के साथ पढ़ा था उसमें तो उपरोक्त सभी गया, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो ही चुका है। सेकंड आइएगा, सेकंड क्वेश्चन ये कहते हैं कि बहुभुज आरेख, यानी जो अपने बहुभुज आरेख बनाते हैं उसका प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष पे किसे दर्शाता है। एक्स एक्सिस पे किसे दर्शाता है बहुभुज आरेख का प्रत्येक बिंदु। और आपके ऑप्शन बिल्कुल यही है जो आपने पढ़े थे। ये रहा वर्ग, वर्ग चिन्ह, वर्ग की सीमाएं, वर्ग अंतराल। मैंने ये कहा कि ये जो पॉइंट है वो एक्स अक्ष पे किसे बताता है, ये आपको बताना है। वर्ग याद करके आए हो क्या घर से? आज सभी प्रश्नों का वर्ग ही बोलते चलेंगे अपने। आप ऑप्शन 7 है यहां पर देखिएगा, 7 में से कोई और तुक्का लगाओ किसी दूसरे पे, हर बार एक पे नहीं लगाना। मैं समय दे रहा हूं, दोबारा बताओ किसी और ऑप्शन पे जा रहे हैं तो आपको यहां पर कौन होगा। वर्ग, वर्ग चिन्ह, वर्ग की सीमाएं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता या प्रास की बात करें तो आपने कहा कि एक्स अक्ष पे, तो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। देखिएगा ये हमारा पॉइंट है, इसको हम एक्स अक्ष पे लेके आएंगे तो क्या ये 0 और 10 के बिल्कुल मिड में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितने पे है? 5 पे। ये क्वेश्चन चला, ये लाइन चली, ये बिल्कुल मिड में आएगी, ये कितने पे आएगी? 15 पे आएगी। आगे की जो ये लाइन है ये इसके बिल्कुल मिड में आएगी, कितने पे आएगी? ये 25 पे आएगी। ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में आएगा तो वो कितने पे आएगा? 35 पे आएगा। बस बात खत्म हुई अपने पास में। और 5, 15, 25, देखो इसका मान, इधर स्पेस नहीं मैं इधर लिख रहा हूं, इसका मान 5 लिखना, इसका 15 लिखना, इसका 25 लिखना और इसका 35 लिखना। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी बात करें? ये बिल्कुल उस वर्ग का मिड पॉइंट है जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, वर्ग की सीमाओं का औसत कहते हैं, वर्ग का मध्यमान कहा जाता है, जिसको आप एक्स से दर्शाते हैं। तो प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष पे, रटने वाली कोई बात नहीं है। किस पे पूछ रहा है? एक्स अक्ष पे। और आपका आंसर भी क्या आएगा? एक्स आएगा। और एक्स का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह को दर्शाया जाता है। कहां सीएफ पे घूम रहे हो? मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा था कि बहुभुज आरेख का प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष पे किसे दर्शाता है। तो एक्स फिक्स, जो एक्स अक्ष की बात हो रही थी, ये नीचे होता है एक्स अक्ष, और ये पूरा वर्ग का मिड पॉइंट। क्या हमने
अब तक जितनी बार भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कि प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष भाग का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट लेना है, और जब सेंटर पॉइंट लोगे दो आंकड़ों के बिल्कुल बीच का, उनका औसत ही तो आएगा, और 0 और 10 का बिल्कुल बीच का 5, 10 20 का 15, 20 30 का 25 और 30 40 का मिड पॉइंट 35 है। और वो मिड पॉइंट आएगा किस पे? एक्स अक्ष पे। तो ये उनका क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह, यानी एक्स पे दर्शाते हैं। मुश्किल नहीं है जी, है ना? अच्छी बात है, क्लियर है। लेकिन गलत पढ़ रहे थे, ये बात भी पता चला कि गलती कहां कर रहे थे। आइए आगे की बात करते हैं। प्रत्येक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो किस पर निर्भर करती है? तो प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन सुनिएगा अच्छे तरीके से। क्या लिखाएगा? बहुभुज आरेख का प्रत्येक बिंदु y अक्ष पे किसे दर्शाता है? बहुभुज आरेख का प्रत्येक बिंदु y अक्ष पे किसे दर्शाता है, ये बात आप कह रहे हैं। तो क्योंकि y अक्ष की बात हो रही है यहां पर, तो आप अच्छे से देखेंगे, ये पॉइंट 2 पे आएगा, ये जो पॉइंट है 2 पे, ये पॉइंट 5 पे आएगा, ये पॉइंट 7 पे आएगा, ये पॉइंट 3 पे आएगा। तो ये पॉइंट है वो तो किस पे जाएगा? f पे जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप x अक्ष पे x को दर्शाते हैं और y अक्ष पे किसे दर्शाते हैं? f को दर्शाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया अपने पास। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका डायग्राम की तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, बिना डायग्राम की तरफ ध्यान, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि दिए गए, अच्छा पहली बात तो मुझे बता पाएंगे क्या कि आपका क्वेश्चन कैसा है? आपका क्वेश्चन कैसा है? अच्छा आप बोलोगे कैसे का मतलब क्या? मैं ऑप्शन दो देता चलूंगा। पहला, क्या आपका दिया गया क्वेश्चन है वो वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है? तो आप देखेंगे कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत में आपको बड़े अच्छे से बताया था। तो उसके अंदर अपने क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड की बात हो रही है, तो क्या अपने पास में ये वर्गीकृत टेबल के रूप में नहीं आया? तो ये अपने पास वर्गीकृत है। वर्गीकृत में वर्ग बंटन है कि वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क है या क्लास है? तो आप कहेंगे कि जी ये क्लास है, क्योंकि आपके पास वर्ग दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ये सतत है कि असतत, अपवर्जीय है या समावेशी है, अनक्लोजिव है या इनक्लोजिव है? तो आप कहेंगे कि जी ये सीमाएं इक्वल है, तो ये सतत वर्ग है। यानी आपको अपने सीधे क्वेश्चन की केवल और केवल पहचान होना चाहिए। अगर पहचान नहीं है तो स्टेटमेंट के साथ जो क्वेश्चन बन के आएगा बड़े आसान से बात पूछ रहा होगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे किस प्रकार के आंकड़े पे क्वेश्चन बना हुआ है, और अगर वो नहीं समझ पाए तो आप अपने आंसर को दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसे छोड़िए, क्या आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस क्वेश्चन पे आप दंड आरेख बनाएंगे, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसका जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन से आप दंड आरेख प्राप्त करेंगे, इस क्वेश्चन से अगर आप बहुभुज आरेख बनाएंगे, तो आप बता सकते हैं क्या कि बहुभुज आरेख का ये जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट का मान कौन कौन सा है? तो इसके लिए क्या देखना है? पहले आप हमेशा इतना स्कूल लेवल की बात याद होगी कि पहले आप एक्स अक्ष का मान रखते हैं, फिर आप वाई अक्ष का मान रखते हैं। तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुभुज आरेख का प्रत्येक बिंदु होगा ये बताने के लिए इसका एक्स वाला मान उठाओ और इसकी बारंबारता। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट होगा उसका मान होगा 5 2, हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा उसका मान होगा 15 5, और हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा उसका मान होगा 25 7, और हमारा जो चौथा पॉइंट होगा उसका मान होगा 35 3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बहुभुज आरेख के ये जो चारों पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से होगा। और आपसे कोई सा भी पूछ सकता है क्या, एक ऐसा प्रश्न देके आपसे ये कह दिया जाता है कि दिए गए बंटन से या टेबल से आप जब बहुभुज आरेख बनाते हैं तो उस बहुभुज आरेख का तीसरा पॉइंट क्या होगा, और नीचे आपके कुछ ऑप्शन ऐसे बने हुए होंगे। अब आप देखेंगे कि ये कहां से निकल के आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो वर्ग का मिड पॉइंट उठा लो और दूसरी तरफ उसकी बारंबारता ले लो। तो वर्ग का मिड पॉइंट आपने लिया, तो तीसरा पूछा, तो तीसरे में पहला 25 है और बारंबारता 7 है, तो हमने टिक करना था 25 7 पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। हमारा तीसरा चार्ट दंड आरेख हुआ। तो आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे बताइए, कुछ मैंने सिंगल लाइन क्वेश्चन बनाए और ये सारे क्वेश्चन हमारे बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आएंगे, और उस समय मैं ये जरूर पूछूंगा कि बताइए कौन कौन सा प्रश्न आपसे हुआ और कौन सा नहीं हुआ। तो मुझे बताइए यहां तक की बात क्लियर हुई कि अब तक के तीनों चार्ट क्लियर है क्या? क्योंकि हम पहुंच रहे हैं अगले 4 चार्ट पे। आपका इशारा मिले तो मैं आगे बढ़ूं। चलो बढ़िया है। देखो ज्यादा बढ़ाई ना करे करो, जितनी बात पूछी उतना बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ठीक है।
चलिए अब आगे आते हैं अपने पास में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चार्ट पे। नाम आप देख ही रहे हो। पहला आता है रेखा चित्र या बिंदु चित्र यानी लाइन चार्ट। क्या है होता है उसके बारे में बात करेंगे। नाम से पता चले रेखा चित्र या बिंदु चित्र। तो आपका इस प्रकार से एक चार्ट आता है जिसमें आपके आंकड़े एक लाइन के माध्यम से उतार चढ़ाव के साथ चलते रहते हैं। तो लाइन के साथ एक उतार चढ़ाव के साथ चलते हैं और उनके साथ या लाइन के साथ में या डॉट के साथ में आता है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है वो रेखा चित्र या बिंदु चित्र होगा। तो जब मैंने ये बनाया तो आपके माइंड में अगर किसी के आया है तो मैं क्लियर कर देता हूं, पर मुझे नहीं लगता इतनी बात आपने आगे सोची होगी, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा। तो आप बता पाएंगे कि बहुभुज आरेख में और रेखा चित्र में फिर फर्क क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर और लाइन बार के अंदर फर्क क्या है अपने पास में। तो बड़ा एक आसान सा सीधा सा फर्क है। दो चीजें देखिएगा, आपकी जो लाइन होती है वो कितने प्रकार की होती है, लाइन जो होती है वो कितने प्रकार की, उस पर देखिए। जब आप एक आयत बनाते हो तो आप इस प्रकार की लाइन लेते हैं, क्या ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्या सीधी लाइन होती है। लेकिन जब आप एक वर्त बनाते हो तो क्या वहां पर सीधी लाइन होती है, वहां पर कर्व लाइन होती है, वक्र लाइन होती है अपने पास में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन जो बात में आएगी आपके भी सब कुछ ऐसा ही तारीफ करेंगे। मैं फिर से बात करता हूं, देखो लाइनें दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्व लाइन होती है, वक्र लाइन बोला जाता है। तो जो आपका रेखा चित्र होता है वो इस प्रकार का डायग्राम होता है, यानी एक वक्र की तरह लाइन चलती है। लेकिन जो बहुभुज आरेख होता है उसमें आपका एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाने के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, आप किसी प्रकार की वक्र लाइन यूज नहीं करते। जो जिस प्रकार की लाइन आती है वो कहलाता है बहुभुज आरेख अपने पास में, यदि उसके नीचे आयत या दंड आरेख नहीं बना हुआ। लेकिन अगर वो इस प्रकार से कर्व के साथ में आती है वो कहलाता है क्या, रेखा चित्र या बिंदु चित्र। तो ये दो अलग अलग डायग्राम होते हैं, ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो मुझे बताएं कि ये फर्क समझ में आया क्या जो मैंने अभी बताया दोनों में। आपका क्वेश्चन तो नहीं बना होगा शायद आपके माइंड में, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया क्योंकि मुझे ध्यान है कि बाद में आप सोचेंगे। तो बताइए, मैं दोनों में फर्क बताया, बहुभुज आरेख के अंदर और रेखा चित्र में एक छोटा सा फर्क होता है, वो समझ में आया क्या आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहां से, बहुत अच्छा आपका जो याददाश्त में अगर है तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था आज के दिन में, अधीनस्थ बोर्ड का आया हुआ आपके एग्जाम 2011 के अंदर, और मैं वो क्वेश्चन जो मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, और ये रिपीट नहीं करूंगा, आपके क्वेश्चन पहले डायग्राम देखो फिर उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अब देखो आप एक पेज लेते हैं, हम ये पेज ले रहे हैं, कोई डायग्राम नहीं बना रहे। ये हमारे पास में एक व्हाइट पेज है, येलो लाइन के साथ में आपने ये अपना एक पेज निकाला। इस पेज के ऊपर आपने दो डायग्राम बनाए, ये पहला है और ये दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं। ये इस प्रकार से एक लाइन ऊपर गई और ये इस प्रकार से एक लाइन नीचे आई। ये आपने दो डायग्राम बनाए। अब देखेंगे कि आपने इस डायग्राम में भी तो क्या यूज की, लाइन यूज की। लाइन ही तो यहां पर थी अपने पास में, और ये आपका जो पॉइंट चल रहा है वो आपका सिलेबस का जो तीसरे लाइन है। हालांकि वैसे थंबनेल से भी पता चल जाएगा, लेकिन ये जो ग्राफिकल जो मेथड था उस पर बना हुआ आज का अपना काम है। तो ये अपने पास रेखा चित्र या बिंदु चित्र। देखो इसमें क्या होती है, एक लाइन। पहली चीज मैं फिर से, बहुभुज आरेख से रेखा चित्र अलग क्यों है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेट लाइन, यहां कर्व लाइन होती है। अब बात आती है कि वो जो संचयी बारंबारता वक्र या जिसको ओजाई वक्र बोला जाता है या तोरण वक्र बोला जाता है, वो इससे अलग क्यों है। तो उसका कारण क्या है वो हम देख लेते हैं। अरे लाइन डायग्राम ऐसा बना था, लाइन का मतलब समझो ना, बहुभुज आरेख के अंदर सीधी स्ट्रेट लाइन थी, आप उस लाइन को घुमाव के साथ नहीं बना सकते, एक स्प्रिंग की तरह लाइन नहीं थी। लेकिन रेखा चित्र के अंदर आप लाइन इस प्रकार से बनाते हैं, लहर के रूप में बनाते हैं, और ये फर्क बहुत बड़ा है, दिन रात का फर्क है, दिखना चाहिए अपने को। आइए यहां पर बात करते हैं, जो आपका तोरण वक्र, ओजाई वक्र, वो इससे अलग क्यों है, उसका कारण देखिए कि ये लाइन तो इसमें भी बना है, लाइन इसमें भी बना, लाइन इसमें भी बना है, लेकिन आप इसके परिभाषित करने वाली एक लाइन सुनिए। वह रेखा चित्र, हाँ वह रेखा चित्र जो एक शर्त के साथ चले, या लगातार बढ़ते क्रम में या लगातार घटते क्रम में, तो वो कहलाता है आपका क्या, संचयी बारंबारता वक्र, तोरण वक्र या ओजाई वक्र कहलाता है। एक शर्त बताई है क्या,
कि अगर आपका ओजाई वक्र में क्या होता है कि अगर एक बार आपका आंकड़ा ऊपर जाना शुरू हुआ तो वो बराबर पैरेलल चल सकता है, लेकिन किसी भी हालात में वापस नीचे नहीं आ सकता। लेकिन यदि एक बार आपका आंकड़ा नीचे चलना शुरू हुआ तो वो बराबर जरूर चलता रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से वो वापस ऊपर नहीं जा सकता। अगर ऊपर जाता हुआ तो वापस नीचे नहीं आएगा, और अगर आप नीचे जाने का ग्राफ हुआ तो वो वापस ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन रेखा चित्र के अंदर आपका आंकड़ा कभी ऊपर भी जाएगा और कभी नीचे आ भी सकता है, इस पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। तो अब मुझे बताइए कि आपका ये जो ओजाई वक्र है ये लाइन चार्ट से अलग क्यों है, ये पता चला क्या? यस नो जल्दी से बताएं। ओजाई वक्र जो है वो लाइन चार्ट से अलग क्यों है, ये पता चला क्या आपको? बिल्कुल बढ़िया। अब आइए, तो फिर यहां पर ये दो क्यों बने, बाकी में तो एक एक बन रहे, तो यहां से जरूर सुनिएगा कि ओजाई वक्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ओजाई वक्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है से कम और एक होता है से अधिक। इस पे हमारी पूरी एक दिन की क्लास जाएगी, ये डायग्राम बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, क्लास कब जाएगी? जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आज नहीं, आज तो हम थ्योरेटिकल बातें करके खत्म करेंगे। से कम और से अधिक की बात करें तो क्यों बनते हैं, दो क्यों बनते हैं कि जी ये दो प्रकार के चार्ट होते हैं, एक चार्ट ऐसा जो सीधा ऊपर जाता है और एक ऐसा जो नीचे आता है, इसलिए एक से कम और एक से अधिक। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने देखो ये एक अलग डायग्राम बनाया, ये अलग डायग्राम बनाया, लेकिन किसी विशेष दिन आपने क्या किया, किसी विशेष टाइम या विशेष दिन आपने क्या किया कि से कम और से अधिक दोनों एक ही ग्राफ में बना दिया, एक ही पेज में बना दिया। तो उस कंडीशन में से कम वाला ऊपर जा रहा है और से अधिक वाला नीचे आ रहा है। जब आपने दोनों ही डायग्राम किसी एक ही चार्ट में बनाए तो दोनों डायग्राम एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, और 100% काटेंगे, क्योंकि एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा तो आंकड़े कटेंगे। और जहां पर कटना है और उस कटे बिंदु को जब आप नीचे की ओर लेके आते हैं, कटे बिंदु को आप नीचे की ओर लेके आते हैं जिसको आप एक्स अक्ष बोलते हैं, और इस कटे बिंदु से जहां आप एक्स अक्ष पे मिलते हैं और जो मान आपको प्राप्त होता है वो मान प्राप्त होता है माध्यिका। वो मान क्या प्राप्त होता है? माध्यिका। ये है अपने 2011 का आया क्वेश्चन। और मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपसे दो क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में बन सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया गया कि माध्यिका किस चित्र से प्राप्त की जा सकती है, माध्यिका किस चित्र से प्राप्त की जा सकती है, तो आप कहेंगे कि जी संक्षेप बारंबारता वक्र। और ये मैं 3 नाम क्यों लिखे उसका कारण ध्यान रखिएगा, वो तीनों नाम कभी एक साथ नहीं देगा, तीनों में से एक लिखेगा। यदि उसने संक्षेप बारंबारता वक्र दिया तो ठीक, नहीं दिया तो उसकी जगह तोरण वक्र लिखेगा। तोरण वक्र नहीं होगा तो ओजाई वक्र लिखेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से और हिंदी पढ़ रहे हैं मेरी तरह जबरदस्त तरीके से तो। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप जान रहे हो कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी या कर्व और ओजाई वक्र कहेगा अपने पास में, तो ओजाई डायग्राम लिखा होगा कुछ ना कुछ आपके। तो ये अपने पास में से कम। तो आपने क्या बताया, मेरा पहला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि माध्यिका किस चित्र से प्राप्त की जा सकती है, तो आप कहेंगे कि जी ओजाई वक्र से, संक्षेप बारंबारता वक्र से या तोरण वक्र से। लेकिन इसका अपोजिट क्वेश्चन बना तो क्या बन जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि तोरण वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से क्या कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान प्राप्त किया जा सकता है। नीचे ऑप्शन आएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो क्योंकि आपने तोरण वक्र का नाम लिया है तो आप सीधा सीधा जाएंगे किस पे, माध्यिका पे। तो बताइए क्या बात समझ में आई क्या अपने को? हाँ, माध्य अभी शुरू नहीं हुआ, अभी भी और बाकी पड़ा है ना। अभी जो आपका जो फेवरेट माध्य है, माध्यिका, बहुलक। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस भाग के अंदर पहले दिन बताऊं कि समांतर माध्य कैसे बताएंगे, माध्यिका कैसे बताएंगे, बहुलक कैसे बताएंगे, तो ये मान के चलिए कि आप स्टैटिक्स का केवल और केवल आधा भाग भी नहीं तैयार कर रहे हैं। उससे पहले बहुत कुछ चीजें हैं जिनको हमें करना होगा, तब जाके आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक आएगा। चलो ठीक है, ये वो अपने पास, लेकिन पेपर अपना बागड़ी में नहीं आएगा ना, वहां तो अपने को कोई ना कोई एक लैंग्वेज उठानी पड़ेगी। तो ये वो अपने पास में माध्यिका, तोरण वक्र की बात हुई। क्लियर है ना बात यहां पर? आइए सारणी और टेबुलेस। सारणी पे बिना बना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं जिस पे आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। सारणी पे बना क्वेश्चन दिया जा सकता है आंकड़ों के साथ में, लेकिन आप अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी सारणी को बहुत कम यूज करता है, ज्यादातर ये बैंकिंग और एसएससी सेक्टर का ही पार्ट बना रहता है। फिर भी आप क्या कहते हैं कि रो और कॉलम के साथ में जो डायग्राम बन के आता है, रो और कॉलम के साथ जो डायग्राम बन के आता है वो डायग्राम कहलाता है क्या जी, अपने पास में सारणी कहलाता है।
रो और कॉलम के साथ में आता है, वो क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है अपने पास में। इस पे कोई ज्यादा विशेष नहीं, स्तंभ और पंक्ति रो और कॉलम होते हैं, कितने भी रो कितने भी पंक्ति हो सकती है, तो इसमें कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, इसमें कोई बड़ा विशेष है भी नहीं। और मैं ये कहूंगा कि सारणी को अगर आप बहुत हल्के में रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए वापिस आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे पर, और वो आया आपका फेवरेट पाई चार्ट, जिसका आप वेट कर रहे थे। एक वर्ताकार जो चार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। और पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, पाई चार्ट के अंदर आपका जो पूरा का पूरा अंश होता है वो डिवाइड होता है पूरा कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे, क्योंकि वर्त के सेंटर पे जो कोण बनता है वो सदैव 360 डिग्री का बनता है। और वर्ताकार जो चार्ट है वो क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। तो अब तक देखिएगा, आपने जितने बनाए, आयत चित्र बनाया, बहुभुज आरेख बनाया, दंड आरेख बनाया, रेखा चित्र बनाया, तोरण वक्र बनाया, सारणी बनाई और आपने पाई चार्ट। आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्षेत्रमिति के दो आपके चैप्टर पढ़ते हैं आप, एक तो द्विविमीय 2D और एक पढ़ते 3D। जब भी आपका कोई इस प्रकार का क्वेश्चन बन के आ जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो जितने भी चार्ट होते हैं वो सारे के सारे द्विविमीय डायग्राम होते हैं, 2D आकृति पे बने होते हैं। कोई भी डायग्राम आपका 3D पे नहीं होता, केवल दो विमाएं दो अक्षों पे होता है, एक एक्स अक्ष पे होता है और एक वाई अक्ष पे। इसलिए सारे के सारे आपके जो आज के सातों डायग्राम है वो कैसे हैं, 2D पे होते हैं। ये आज पे अपने लगभग चीजें होगी, फिर भी मैं जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा। अब उस बात का जवाब करते हैं अपने कि जी हमसे पाई चार्ट, अगर हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं सामान्यतः आरपीएससी और रेजिडेंस बोर्ड तो पाई चार्ट को ही क्यों उठाता है, जबकि आपने चार्ट तो हमें 7 बताए और 7 में से पाई चार्ट पे क्यों, उसका कारण देखिएगा। अगर मैं यहां पर किसी व्यक्ति के खर्चे की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक व्यक्ति अपना शिक्षा पे जो खर्चा है, शिक्षा पे खर्चा है वो 5,000 का करता है। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं उसी व्यक्ति के लिए और आपने कह दिया कि जी शिक्षा पे जो खर्चा है वो 30 डिग्री करता है, और इसी व्यक्ति का खर्चा फिर से एक बता दिया एक बार आपने, और आपने कहा कि शिक्षा पे जो खर्चा है वो 20% करता है। बस यही बड़ा कारण होता है पाई चार्ट लेने का, क्योंकि आपके कोई भी डायग्राम उठाए आपके आंकड़े केवल 2 इकाई में होते हैं। एक तो आपकी उसकी यूनिट खुद की इकाई, अगर हम खर्चे की बात करें तो नेचुरल से बात है पैसे में होगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने आज 5 किलोग्राम खर्च कर दिया, क्योंकि जो खर्चे की बात आ रही है तो रुपए में बात आएगा। एक तरफ अगर रुपए की इकाई है तो दूसरी तरफ परसेंटेज यानी प्रतिशत की रहता है। लेकिन पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें इकाइयां 3 रूप में हो सकता है। आपकी इकाई डिग्री में हो सकती है, आपकी इकाई रुपए में हो सकती है और आपकी इकाई प्रतिशत में होता है। और विद्यार्थी इन तीनों इकाइयों के अंदर घूम के रह जाता है, एक से दूसरे में जाना मुश्किल रहता है उसके लिए। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आरपीएससी और रेजिडेंस बोर्ड का जो सबसे फेवरेट डायग्राम है वो पाई चार्ट। अगर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन निकल तो पाई चार्ट पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है, आयत चित्र इंपॉर्टेंट रहता है, आपका दंड आरेख इंपॉर्टेंट रहता है, बहुभुज आरेख, और उसके बाद में संचय बारंबारता वक्र या तोरण वक्र। ये 4 भाग पर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे। और यदि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन बना रहता है कि आपका दंड आरेख पे भी, आयत चित्र पे भी बना सकता है, और सामान्य ज्यादा चांस रहते हैं पाई चार्ट के। तो ये था आपने आज जो पढ़ा है वो सभी प्रकार के आपके जो ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग जो जितने भी डायग्राम को प्रेजेंट करने के, आंकड़ों को रखने के जो तरीके थे, कितने प्रकार के चार्ट थे, हमने केवल उस पर बात की। पेज नंबर 5 का भाग भी आपने कंप्लीट किया। बार मैं चैप्टर के शुरू में भी बोल चुका था, अब फिर कह कि मैंने वहां पर केवल डायग्राम के नाम दिए थे। आज की क्लास के माध्यम से आपको ये काम जरूर करना है कि आपका किसी फेयर वर्क में कर रहे हो तब, या उस शीट के अंदर प्रत्येक डायग्राम के आके उसका डायग्राम, और प्रत्येक डायग्राम से संबंधित मैंने जो न्यूमेरिकल जो या जो सिंगल लाइन जो क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि आप वीडियो के अंदर आप देखेंगे, सुनते चलेंगे, उन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। यदि वो क्वेश्चन आप समझ गए और पढ़ गए तो जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की शुरुआत करेंगे तो आपको इतनी परेशानी होनी नहीं है। तो ये रहा अपने पास में आज का दूसरा दिन, और आपको यहीं पे आके रुकना है। आज का अलग से होमवर्क कुछ नहीं है, केवल इतना है कि सभी चार्ट पे बनी प्रॉपर्टी पे जितनी मैंने बातें बताई उनको अच्छे से करना है, और कल अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आज इतना ही। नहीं, 3 के अलावा और कोई यूनिट नहीं हो सकते। देखो मीटर की अगर बात करो, अगर आप रुपए नहीं, अगर किसी के एरिया की बात करोगे तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हमने जो गेहूं है वो 5,000 रुपए में बो दी। 5,000 किलोमीटर या वर्ग मीटर या कुछ भी इकाई होगी, वो मापने की इकाई होगी। मैंने ये कहा कि एक तरफ यूनिट होती है, कोई ना कोई यूनिट हो सकती है, और दूसरी तरफ डिग्री होता है और तीसरी तरफ प्रतिशत होता है। तो ये मैं रुपए नहीं कह रहा, खर्चे की बात आई तब मैंने रुपए कहा था अपना, ठीक है, बिल्कुल।
सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने कल नई क्लास के साथ में।